स्वागत है आपका, आपके साथ मैं दीपेश बरकले। आज बात करेंगे कोरोना के कहर की। कोरोना महामारी और इसके नए वेरिएंट के खतरे के बीच लगातार अब कहीं ना कहीं तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना थोड़ा डरा भी रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे अन्य राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब नहीं होने के कारण रिपोर्ट आने में काफी समय लग रहा है। ऐसे में सवाल है, छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना क्या वापस डराने लगा है? दूसरी लहर गुजरने पर बेपरवाह क्या लोग हो चुके हैं? ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने में आखिर छत्तीसगढ़ तैयार कितना है? टेस्टिंग और ट्रेसिंग की रफ्तार क्या बढ़ती नजर आ रही है, और नहीं तो फिर क्या इसे बढ़ाना होगा? जीनोम सीक्वेंसिंग में हो रही देरी क्या खतरा बढ़ा सकती है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। कोरोना का नए वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक देश के 13 राज्यों में अपनी दस्तक दे चुका है। देश में अब तक 200 से अधिक ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां अब तक ओमिक्रॉन के मरीज सामने तो नहीं आए, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उससे सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में सोमवार यानी 20 दिसंबर को 13,762 लोगों की जाँच हुई, जिसमें 13 लोग संक्रमित पाए गए। सबसे चिंता की बात यह है कि प्रदेश की सीमा से लगे राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में संभावित तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने 20 दिसंबर को अधिकारियों की बैठक ली और तैयारियों का जायजा लिया। निश्चित तौर पे इन दिनों कोरोना के कुछ मामले बढ़े हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में पूरी तरीके से मुस्तैद है। टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करवाई जा रही है। जहाँ पे भी संदिग्ध मरीज आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग कराई जा रही है। बाहर से आने वाले यात्रियों की हवाई अड्डे पे और स्टेशन पे भी उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके साथ लोगों को इलाज की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। निश्चित तौर पे जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा छत्तीसगढ़ में नहीं है। इस मामले में हम दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं, केंद्र सरकार पर निर्भर हैं। यदि वहाँ से हमें रिपोर्ट और जल्दी आएगी तो ओमिक्रॉन जैसे मामले तो नहीं है, इसके भी खुलासा होने पे और ज़्यादा सावधानी बरतने में और इलाज में सुविधा मिलेगी। प्रदेश में 27 नवंबर से लेकर अब तक 1000 से अधिक लोग विदेशों से आ चुके हैं, जिनमें से 6 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। प्रदेश में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के खतरे और संभावित तीसरी लहर की तैयारियों पर विपक्ष क्या कह रहा है, वो भी सुन लीजिए। ओमिक्रॉन के संकट को लेकर प्रदेश में आज दहशत का वातावरण बन चुका है। रायगढ़ जिले में इसकी पुष्टि हो चुकी है। रायगढ़ में संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, बावजूद इसके युद्ध स्तर पर कोई तैयारी दिखाई नहीं पड़ रही है। राज्य सरकार सारी तैयारियों को महज मीटिंग में और कागजों में समेट के रखे हुए हैं। बावजूद इसके प्रदेश के आज किसी भी एयरपोर्ट में RT-PCR का टेस्ट नहीं हो रहा है। बहरहाल सरकार और प्रशासन कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर ध्यान दे रही है। सिर्फ जानकारों की माने तो सरकार की तैयारी तो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को भी कोरोना गाइडलाइन का गंभीरता से पालन करना होगा, वरना सरकार की तमाम तैयारियों के बाद भी हम कोरोना को नहीं हरा पाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर के जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। अनुराग जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नितिन बंसाली जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नितिन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जायसवाल सर, सवाल ये है कि लगातार चूंकि आप लोग स्टडी करते रहते हैं, विदेश में आंकड़े किस तरह के हैं, उनके रिपोर्ट किस तरह के निकल कर सामने आ रही है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा देश में इसका असर कैसे नजर आ रहा है। सर, वर्तमान परिस्थितियां क्या कह रही हैं ओमिक्रॉन और कोरोना के इन बढ़ते आंकड़ों को लेकर? जिस हिसाब से ये जो नया वेरिएंट कोरोना का अभी जो सामने आया है ओमिक्रॉन के नाम से, ये ओमिक्रॉन जो है वो विदेशों में कई देश जैसे कि USA हो गए, UK हो गए, अर्जेंटीना होगा, नीदरलैंड हो गया और भी बहुत सारे देश, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यहाँ पर इसकी संख्या बहुत ज़्यादा तेजी से और बड़ी रफ्तार से बढ़ रही है। और कई देशों में इसी को रोकने के लिए लॉकडाउन की भी प्रक्रिया प्रारंभ हो चूकी है। चूँकि
ये ऐसा वेरिएंट है कि बहुत तेजी से फैल रहा है और इसमें स्टडी अभी चल रही है और सारी जानकारियां आने में कुछ अभी समय लग रहा है। लेकिन हमें इस वेरिएंट को देखते हुए अभी से ही जो इससे बचाव की जो तैयारियां हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमारे देश में ओमिक्रॉन का जो संक्रमण है वो बढ़ने से रुक सके और ज्यादा से ज्यादा इसके लिए यही है कि जो भी विदेश से आ रहे हैं या जो भी नागरिक बाहर से आ रहे हैं उनका जो है यहाँ पर पूरी तरीके से अब एयरपोर्ट में और जहाँ भी हो RT-PCR और स्क्रीनिंग होना जरूरी है। मान लीजिए कि RT-PCR की रिपोर्ट निगेटिव आती है, उसके बावजूद भी ऐसा है उस आने वाले नागरिक को या उसको क्वारंटाइन रखना भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि वो विंडो पीरियड में हो और बाद में फिर वो संक्रमित हो। इसलिए ये बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है कि ओमिक्रॉन से बचाव के लिए RT-PCR के साथ साथ आइसोलेशन या क्वारंटाइन करना उनको जरूरी है और उनको इस क्वारंटाइन पीरियड में बराबर उनको वॉच करते रहना है और कोरोना गाइडलाइन का बहुत ही स्ट्रिक्टली जो भी गंभीरता से पालन करें हम। और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र हो गए, तेलंगाना हो गए या और भी जो दूसरे राज्य हैं वहां से भी आने वाले नागरिकों को जो आ रहे हैं उनका यहाँ पर स्क्रीनिंग होना बहुत ही आवश्यक है। जी। और इसके साथ साथ ही जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है, जो वैक्सीनेशन का जो ये चल रहा है अपना अभी वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भी कहीं से भी कोई रुकावट या कोई भी व्यवधान नहीं आना चाहिए। वैक्सीन बराबर लगते रहना चाहिए। वैक्सीन के साथ साथ हम ये ना सोचे कि हम वैक्सीन से पूर्ण तरह सुरक्षित हो गए हैं। कोविड गाइडलाइन का बहुत ही कोविड गाइडलाइन का कहीं ना कहीं पालन करना होगा। सर मैं वापस लौटूंगा, कई और महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब आपसे चाहूंगा। अनुराग अग्रवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और नितिन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन जी, अगर सवाल करूं कि किस तरह से एहतियात बरते जा रहे हैं, किस तरह से शासन स्तर पर काम हो रहा है, तो आप कहेंगे कि हमने टेस्टिंग ट्रेसिंग को बढ़ा दिया है और उस पर काम किया जा रहा है। सर किस स्तर पर अब ये टेस्टिंग और ट्रेसिंग हो पा रही है? नितिन जी, देखिए इसका जो मूल उपाय है वो यही है कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट, तो तीनों मुख्य चीजों पर राज्य सरकार बिल्कुल ध्यान दे रही है। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री TS सिंहदेव जी ने मैराथन स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेकर सारी चीजों की समीक्षा की है। साथ ही रोज 40,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने की उन्होंने निर्देश भी दिए। इसमें भी ज्यादा से ज्यादा RT-PCR टेस्ट हो, ये उन्होंने कहा है। प्रदेश में ऑक्सीजन बेड भी बढ़ाए गए हैं, ICU बेड की भी मात्रा बढ़ाई गई है। और आपको बता दूं कि ऑक्सीजन प्लस सरप्लस राज्य है छत्तीसगढ़। 48 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें 24 तैयार हो चुके हैं। बाकी पर कार्य लगभग 2-5 दिन में पूर्ण होने की दिशा में। साथ ही प्रदेश में 9 लिक्विड ऑक्सीजन टैंक लगाए गए हैं, जिसमें 3 रायपुर में है और बाकी अन्य 6 जिलों में है, जिसका कार्य लगभग पूर्ण होने की दशा में और 3 जो है वो पूर्ण हो चुके हैं। तो प्रदेश में कहीं पे भी न दवाइयों की कमी है, न ऑक्सीजन की कोई अगर ईश्वर करे आवश्यकता न पड़े पर कहीं पे कोई चीज की कमी नहीं है। ऑक्सीजन बेड, ICU बेड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अब रहा सवाल टेस्टिंग का, तो टेस्टिंग को बढ़ाने के बिल्कुल निर्देश दिए गए हैं। कल से ये आप देख भी रहे हैं कि टेस्टिंग के आंकड़े भी बढ़े हैं और खुद जनता को भी इसमें सतर्क रहना होगा। विदेश से आने वाले लोगों की भी RT-PCR जांच की जा रही है और अगर निगेटिव भी पाए जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं 7 दिन तक उन्हें स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। विदेशों से आए हुए 6 लोगों में पॉजिटिव पाया गया है कोविड पॉजिटिव। उनके सैंपल को भुवनेश्वर के वायरोलॉजी लैब में जांच के लिए भेजा गया है और पूरी शासन, सरकार, स्वास्थ्य अमला पूरी सतर्कता से इस तीसरी लहर या इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए। आप 7 दिन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन नितिन जी सवाल तो यही है ना, जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था प्रदेश में नहीं होने की वजह से कम 25 से 30 दिन उसकी रिपोर्ट आने में लग जाते हैं, तब फिर खतरा तो बड़ा है। इतने दिन नहीं लग रहे हैं रिपोर्ट आने में। आप रिपोर्ट दिखा दीजिए सर कि अगर 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर कोई रिपोर्ट छत्तीसगढ़ में लौट चुकी हो, आप उदाहरण दे दीजिए मुझे। बिल्कुल नहीं है, 25 दिन नहीं लग रहे। आप उदाहरण दे दीजिए ना। इस प्रकार की लैब जो है ये यहाँ पर क्यों नहीं है, इस बात पे भी मैं आऊंगा। बिल्कुल एक इसी आपके सवाल से ही जुड़ी बात है कि ये लैब अगर यहाँ पर होती तो ये परेशानी नहीं होती। देखिए किसको पता था किस तरीके की बीमारी आएगी, ये सब औचक चीजें हुई है। फर्स्ट लहर आई, सेकंड आई, अब थर्ड की बात करें, नए वेरिएंट की बात करें, तो ये तो किसी को भी ये जानकारी नहीं थी कि ये बहुरूपिया वायरस जो है बार बार रूप बदलकर हमारे बीच में अलग अलग तरीके से आएगा। तो लैब को भी यहाँ पर लगाए जाने की
जो है वो चर्चाएं चल रही है और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपको ये सूचना भी मिलेगी कि छत्तीसगढ़ में भी इस टेस्टिंग नहीं। हालांकि हमारी जब पिछली बार की चर्चा हुई थी तब मैंने आपसे ये गुजारिश की थी और आपने भी आश्वस्त किया था कि हाँ जरूर जीनोम सीक्वेंसिंग की हम व्यवस्था प्रदेश में करेंगे। लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप नितिन जी टाल गए। सवाल यही है सर, आप कह रहे हैं कि 25 दिन नहीं लग रहे हैं सर, इससे ज्यादा वक्त लग रहा है। अगर आपके पास कोई उदाहरण हो तो आप पेश कर दीजिएगा। मैं अनुराग जी से कमेंट लेकर आ रहा हूं, तब तक आप और भली जुगाड़ लीजिए कि हाँ ये देख लीजिए दीपेश जी उदाहरण है 10 दिन की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट। तो ऐसा है कि दीपेश जी पूरे देश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं सर, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, मैं तो मध्य प्रदेश का भी जिक्र कर रहा हूं सर। 25-25, 30-30, 45-45 दिन लग रहे हैं रिपोर्ट आने में जीनोम सीक्वेंसिंग के। तो फिर छत्तीसगढ़ में आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो फिर इसीलिए मेरा सवाल है कि अगर हो आपके पास कोई रिपोर्ट आ गई हो जल्दी तो आप बता दीजिए। फिर आपने जिस बात का जिक्र किया उस पर हम वापस लौटेंगे। एक कमेंट ले लेता हूं अनुराग जी से, आपके पास वापस आ रहा हूं। अनुराग जी, व्यवस्थाएं हर स्तर पर की जा रही हैं, फिर भी आप लोगों को कमियां दिखाई दे रही, सर ऐसा क्यों? देखिए दीपेश जी, छत्तीसगढ़ में कहावत है कि आवन लगे बारात तो औटन लगे कपास। जब मुसीबत सिर पे आ जाती है तब ये सरकार तैयारियां करती है, और ये हमारे इतिहास को देख के पता लगता है कि पहली लहर और दूसरी लहर में इस छत्तीसगढ़ को कितना भुगतना पड़ा था और लोग कितने परेशान हुए थे। चिकित्सा जगत और चिकित्सा कर्मियों ने तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन इस सरकार ने अस्पताल माफिया को पूरी जनता को लूटने के लिए छूट दे दिया था। 13,000 मृत्यु का आंकड़ा राज्य सरकार के पास है, लेकिन जब अभी मुआवजे की बात आ रही है तो 19,000 लोगों ने आवेदन किया है। मतलब कितना बड़ा अंतर है कि 13,000 का आंकड़ा सरकार के पास है, 19,000 लोगों ने आवेदन किया है कि हमारे परिजन इस कोरोना में खत्म हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी के गैर जिम्मेदार बयान के कारण आज वैक्सीनेशन की स्थिति यह है कि लगभग 58% ही दूसरा वैक्सीनेशन हुआ है, और आज भी गांव में चिकित्सा कर्मियों के साथ और ग्रामीणों के साथ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस समय जिस बात को आप कर रहे हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग या क्वारंटाइन की बात, एक बड़ा गंभीर बात बताऊंगा। मुझे लगता है नितिन जी हम और आप मिलकर इस पर जरूर चर्चा करना चाहिए। 29 नवंबर के बाद प्रदेश में लगभग 953 लोग विदेशी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। क्वारंटाइन के नियम में एक सबसे बड़ी खामी ये है कि हम क्वारंटाइन के लिए गाइडलाइन जारी करते हैं, दिशा निर्देश जारी करते हैं, लेकिन उसके निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी सबसे बड़ी उदाहरण मैं बिलासपुर का बताना चाहूंगा कि जो 2 मरीज सैंपल देने के बाद घूमने चले गए और जब उसका कोरोना निकला, उनका कोरोना पॉजिटिव निकले, तब तक मुंबई पहुंच चुके थे, वो तो वापस आने को तैयार नहीं थे। उसके ऊपर FIR करवानी पड़ी, तब ये वापस आके आए। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और क्वारंटाइन सिर्फ दिशा निर्देश तक सीमित है, वो क्वारंटाइन जमीनी स्तर पर नहीं हो पा रहा है। शासन थोड़ा सा इस बारे में कड़ाई से इस बारे का पालन करवाए कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वे क्वारंटाइन हो, और ये सिर्फ उनके जिम्मे न छोड़े, ये शासन की निगरानी में रखे। क्योंकि एक बड़ी गंभीर बात देखिए, पूरे यूरोप में, हम नॉर्वे की बात करें, स्वीडन की बात करें, बड़े सारे देश में, ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका में लाख लोग एक दिन में आ रहे हैं, और ये ओमिक्रॉन इतना ज्यादा मल्टीपल होने वाला वायरस है कि पुराने वायरसों से बहुत तेजी से होता है। अब जीनोम सीक्वेंस की जहां तक बात हुई, थोड़ा सा नितिन जी, थोड़ा सा सरकार को तेजी दिखाते हुए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज ने प्रस्ताव शासन के पास भेज दिया है कि जल्दी से जल्दी यहाँ जीनोम सीक्वेंस की लैब बने। एम्स में दिलवा दीजिए ना सर, आप लोगों के तो सांसद हैं प्रदेश में, एम्स में दिलवा दीजिए, केंद्र सरकार से सिफारिश करके कि जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब वहां पर उपस्थित हो जाए ताकि छत्तीसगढ़ वासियों को थोड़ा लाभ मिल जाए। सेंट्रल हॉल में बैठकर चाय नाश्ता करने जाते हैं, इनके सांसद कभी ये मांग नहीं करेंगे कि एम्स में लगवाओ। नितिन जी जवाब दे दूं? बोलिए अनुराग जी। बिल्कुल दो, जवाब दे दूं। गंभीर, देखिए आप एक बात समझिएगा, चाहे दीपेश जी की बात हो चाहे नितिन जी की, डॉक्टर जायसवाल जी यहाँ बैठे हैं, ये गंभीर मामला है। हम और आप यहाँ कितना भी बहस कर ले, एक दूसरे पर कितना भी आरोप लगा ले, अगर ये फैलेगा तो आपके लोग और हमारे लोग। अरे सर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं सर आप लोग भी अगर इस मसले को लेकर इतने गंभीर हैं, आप कह रहे हैं कि हमें साथ मिलकर इसका हल निकालना चाहिए, तो सर संसद सत्र चल रहा है, आपके तमाम सांसद दिल्ली में हैं, एक आवेदन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को दे दीजिए ना सर कि एम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था कर दीजिए ताकि हमारे प्रदेश में जो रिपोर्ट 25-25, 30-30 दिन में आ रही है वो 48 घंटे में आ जाए। आप बोलो दीपेश जी, हमारे सांसद पूरे दिल्ली में बैठे हुए हैं, एम्स में सारी तैयारियां हो चुकी है और वो प्रोसेस हो चुका है, और बहुत शीघ्र ही एम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन मैं दीपेश जी एक बात और कहता हूं, अकेले एम्स के मुद्दे ये बात नहीं है,
और राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेज ने यह प्रस्ताव राज्य सरकार को दे दिया है। राज्य सरकार उस प्रस्ताव पे अभी मौन है। अगर नितिन जी प्रयास करेंगे तो शीघ्रता से उस पर भी प्रयास हो जाएगा। मतलब एक तरफ हमारे सांसद प्रयास जारी है, प्रयासरत है। सर एक तो अभी तक है नहीं, इसको लेकर मैंने सवाल किया तो आप कह रहे हैं कि जल्दी ही हो जाएगी। चलिए, नहीं कुछ से कुछ तो होगा, लेकिन एक और अनुराग जी सवाल महत्वपूर्ण है। आपने एक बात का जिक्र किया था, वो सवाल ये है कि क्या आग लगने पर कुआं खोदने की स्थिति सिर्फ छत्तीसगढ़ में थी, पूरे देश में नहीं थी, या देश के किन्हीं अन्य प्रदेशों में नहीं थी? आप अगर बात करेंगे कि पूरे देश की, तो आप देखिएगा पूरे देश में जहां जहां ये व्यवस्था, ये ओमिक्रॉन आया, हमारे सरकार ने ओमिक्रॉन आने के पहले इसके परीक्षण की माननीय नरेंद्र मोदी जी की त्वरित वो व्यवस्थाएं देखिए, चाहे सीरम की बात करें, चाहे बायोलेब की, इसके बारे में पहले से परीक्षण हो चुके हैं और उसकी तैयारियों की बड़ी सारी सावधानी पहले से चेताया भी था माननीय मोदी जी को, पहले से चेताया भी था कि भैया विदेश की जो इंटरनेशनल फ्लाइटें चल रही हैं। जब आप बोल रहे थे, अनुराग जी ने एक शब्द नहीं कहा, तो फिर आप उनको इंटरप्ट मत करिए। अब अगर नितिन जी आप बोल ही रहे हैं तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप चेता आपको भी रहे हैं नितिन जी, मैं लौट रहा हूं अनुराग जी आपके पास, आपको पर्याप्त वक्त दूंगा। नितिन जी चूंकि बीच में बोल रहे हैं तो एक सवाल उनसे ले लेता हूं, फिर वापस आपके पास आ रहा हूं। नितिन जी सवाल ये है कि जब आप लोगों ने चेताया, ठीक है वो नहीं माने, अब आप लोगों को लगातार चेता रखेंगे, प्रदेश सरकार को लगातार चेताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन बेहद खतरनाक है, इससे बचिए, कोरोना के जो पीड़ित मरीज हैं, संक्रमित मरीज हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। सर क्या उपाय किए जा रहे हैं? क्या दूसरे प्रदेशों से आने वाले नागरिकों की प्रत्येक की जांच हो पा रही है? नहीं हो रही है तो क्यों? क्या लोगों के क्वारंटीन सेंटर्स में व्यवस्था की जा रही है? क्या उनकी निगरानी की व्यवस्था हो पा रही है? अगर नहीं हो पा रही है और आंकड़े बढ़ रहे हैं तो जिम्मेदार कौन? नितिन जी बिल्कुल आंकड़े नहीं बढ़ रहे हैं, एकदम स्थिर हैं। अन्य राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ बहुत बेहतर स्थिति में। तो सर जांच ही हो रही है, अभी आप ये कह रहे हैं कि 40,000 टेस्ट कराने के लिए अब जाने की बात है। अरे तो 22,000 टेस्ट तो कल हुए हैं दीपेश जी, 22,000 टेस्ट कल भी हुए हैं, 25,000 परसों भी हुए। 22,000 में क्या 40,000 के बढ़ जाएंगे? स्ट्रिक्टली आदेश दिए हैं कि 40,000 टेस्ट होने चाहिए। हो रहे हैं टेस्ट, ऐसा कैसे कह सकते हैं आपकी टेस्ट ही हो रहे हैं? जिनको दोनों साइड वैक्सीन लग चुके हैं, उनके वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट देखकर ही फ्लाइट पे आने जाने वाले हैं। जो नियम बने हैं ये राज्य सरकार ने नहीं बनाए, ये केंद्रीय मंत्रालय से, ये जो केंद्र सरकार ने ये नियम जारी किए कि जिनको दो वैक्सीन के डोज लग चुके होंगे वो उन सर्टिफिकेट के आधार पर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में यात्रा कर सकता है। इसका पूरा गंभीरता से पालन किया जा रहा है। साथ ही एयरपोर्ट पर टेस्टिंग भी की जा रही है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लगा हुआ, उड़ीसा से लगा हुआ, मध्य प्रदेश से लगा, लगातार 7 प्रदेशों से घिरा हुआ है प्रदेश, और आवागमन लगातार जारी है। महाराष्ट्र जहां पर अभी तक ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले हैं, दिल्ली में भी लगातार मामले हैं, मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सर ये जो आवागमन जारी है, इस पर भी तो निगरानी रखनी होगी। देखिए सरकार पूर्ण रूप से सजग भी है, सतर्क भी है, और हम खुद इसके पहले भी हमने जो जिन परिस्थितियों और स्थितियों में पहले और दूसरे लहर से लड़ा है और जीते हैं, हमने खोया है। हम सबने अपने लोगों को खोया है दीपेश जी, हमारे आस पड़ोसियों को, अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। मैं खुद कोविड पॉजिटिव होकर बहुत गंभीर स्थिति से निकला हुआ व्यक्ति हूं। मैं जानता हूं तकलीफ क्या होती है, दर्द क्या होता है, प्रदेश सरकार भी जानती। कोई नहीं चाहता ऐसी स्थितियां हो। इन स्थितियों के नियंत्रण के लिए सरकार पूर्ण रूप से सजग है। मैंने जैसा कि पूरा आपको डाटा बताया, ऑक्सीजन टैंक के निर्माण किए गए हैं, साथ ही ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, और वैक्सीनेशन में बता दूं सिर्फ 10%, 5% लोग ही प्रदेश में बचे हैं जिनको वैक्सीन लगाया जा रहा है। मैं तो कहेंगे आंकड़े भी देता हूं। सेकेंड डोज मैं बता रहा हूं, आप सुनिए। प्रदेश में पात्र टीकाकरण की संख्या 1,96,51,000 है। राज्य के 58% नागरिकों को कोरोना से बचाव के दोनों टीके लग चुके हैं। प्रदेश में 20 सितंबर तक 1,13,60,213 लोगों को दोनों वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। अब बचा सिंगल डोज। अब 5%, हम 100% के आंकड़े को छूने से मात्र 5% पीछे। अब हम इसलिए पीछे हैं कि शुरुआत में जो वैक्सीन की आपूर्ति थी दीपेश जी, वो बहुत प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बूस्टर डोज की मांग कर रहे हो, उस प्रदेश में अगर 30% से ज्यादा अगर पूर्ण वैक्सीनेशन के आंकड़े पर अगर बचे हुए हैं, तब फिर सवाल उठते हैं सर।
बिल्कुल सवाल नहीं उठने चाहिए। जिस प्रकार वैक्सीन की आपूर्ति की जा रही है उस तेजी से वैक्सीन लगाई जा रही है। यहाँ पर कोई भी वैक्सीन के डोज हम तो धान खरीदी दूसरे प्रदेश 100% पहुंचने वाले हैं। मध्य प्रदेश हम भी तो 5% ही पीछे हैं, सवाल खड़ा होता है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। डॉक्टर के जायसवाल का एक कमेंट ले लेते हैं सर। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, क्या इस परिस्थिति में कोरोना का जो वायरस है वो अपने आप को और ज्यादा स्प्रेड करता है, तेज गति से फैलता है, एक दूसरे में संक्रमण की जो दर है वो क्या बढ़ती है? दिपेश जी, कोरोना वायरस का जो बढ़ने का दर है वो वातावरण पे निर्भर नहीं करता, ऐसा मैं ये 2 साल की स्टडी में महसूस कर रहा हूं। क्योंकि एक जो लहर आती है ये ठंड के समय आती है और दूसरी लहर आती है वो गर्मी के समय आती है। तो इसमें टेम्परेचर या ये अपने वातावरण का इसमें बहुत ज्यादा कोई रिजल्ट सामने नहीं आता। बिल्कुल, वातावरण का बहुत ज्यादा कोई असर नहीं पड़ रहा है। और अगर मौसम का जिक्र किया जाए तो वो भी कोई बहुत ज्यादा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अनुराग जी, आपके पास मैं आ रहा हूं और सवाल यही कि कई तरह के सवाल आपने गिना दिए, कई तरह की भ्रम की स्थितियां आपने बता दी, लेकिन इनसे बचाव के भी तो उपाय होने चाहिए सर। सच कहता हूं इस कोरोना के बारे में, इस सरकारें अपनी जगह प्रयास करें, लेकिन आखिर भुगतना जनता को पड़ता है। सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा, जो माननीय जायसवाल डॉक्टर साहब ने भी कहा। जनता को तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप अपनी जिम्मेदारियों का तुरंत पालन करें। किसी भी अगर भीड़ भाड़ वाली जगह अगर आवश्यक न हो तो जाने से बचें। अगर आप जाते हैं तो मास्क का, सैनिटाइजर का और साबुन का लगातार प्रयोग करें। इस बात में तो बिल्कुल कड़ाई से पालन करना चाहिए। सर, क्या सिर्फ जनता ही सावधान और सतर्क और सजग रहे, जनप्रतिनिधि कुछ ना करें? निसंदेह जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वो उनके चुने हुए लोग हैं और उनके तरफ से सारे प्रयास करने चाहिए। मैं नितिन जी की एक बात तो सर मैं लौट रहा हूं सर, आप नितिन जी की बात का जवाब दीजिएगा, मेरे भी एक सप्लीमेंट्री सवाल का जवाब दीजिए सर। फिर राजनीतिक दलों के नुमाइंदे क्यों बिना मास्क के घूमते हैं? फिर क्यों 600 करोड़ रुपए जो आप ठीक है आप बोल लीजिए, फिर सवाल के नाम से लिया था, उस पैसे का क्या हुआ? मुझे लगता है उस पैसे पे पीएम केयर फंड का हिसाब दे दो। ओ अग्रवाल जी, क्या गया पीएम केयर फंड? जिसकी ऑडिट ही नहीं हुई, जिसका सूचना के अधिकार में जिस फंड को नहीं रखा गया, वो पैसा कहाँ गया? हम दूसरे मसले पर चले जाएंगे। पैसा कहाँ गया? नितिन जी और अनुराग जी, किन पैसों का हिसाब लेंगे? हिसाब आप दीजिए। मोतिया बिंद्र की बीमारी है आप लोगों को, आयुष्मान कार्ड में हिसाब दीजिए। पीएम केयर ना अग्रवाल जी जवाब दे पाएंगे, अग्रवाल जी नितिन जी के सवाल का जवाब दे पाएंगे ना? नितिन जी आप अग्रवाल जी के सवाल का जवाब दे पाएंगे? तो फिर क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? आप दोनों मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं, वो दे दीजिए। आप दोनों एक दूसरे का सवाल नहीं दे सकते सर, आप दोनों की बड़ी बाध्यता है। मेरे सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। नितिन जी मेरा सवाल ये क्या राजनीतिक दलों को भी अब थोड़े से सोचने समझने की आवश्यकता है कि अगर बिल्कुल 100% है तो हमारी रैलियों में, हमारी सभाओं में हमारे द्वारा अगर भीड़ जुटाई जा रही है तो उस पर थोड़ी लगाम लगाई जाए? नितिन जी बिल्कुल लगाम लगाई जानी चाहिए, राजनेताओं को भी लगाई जानी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को भी लगाई जानी चाहिए, आम नागरिकों को भी लगाई जाए। हम तो निरंतर बोलते आ रहे हैं कि भैया नियमों का पालन करो, और हम लोग कोई रैली में या चुनावी सभाओं में जाते हैं हम तो मास्क लगा के जाते हैं। हम नियमों का पालन करते हैं और आम जनता से भी आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर अनुराग जी आप भी कोई अपील करेंगे, पार्टी से कोई निवेदन करेंगे? भाई साहब मैं तो सबसे पहले जनता से अपील करूंगा, क्योंकि जनता हाँ सर, जनता ही अपने आप को बचाती रहे, राजनीतिक दलों का कोई फर्ज नहीं है सर। लोग बैठे जनता है, अगर राजनीतिक दल भीड़ जुटाने की कोशिश करते रहे और जनता मास्क लगा कर आए ना आए तो फिर भुगतिए सर। बहुत अच्छी बात है सर, आप दोनों राजनीतिक दल और देश के तमाम राजनीतिक दल यही प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं सर। समय का अभाव था, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बार फिर आप लोगों से, आम लोगों से हम ही अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राजनीतिक दल या फिर ये कह लीजिए कि राजनेता आप लोगों का ध्यान रखने के लिए होते नहीं हैं। आपको अपना ध्यान खुद रखना होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।